सभी को मेरी ओर से नमस्कार और जय माता जी की। गुर्जर शब्द को लेकर इतिहास पर जो घमासान मचा है, इसकी तथ्यात्मक पड़ताल करती सीरीज के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राठौड़ है। तो इतिहास के कई विख्यात राजाओं और वंशों पर जो फर्जी दावे किए गए हैं, हम उनका पिछले भाग से हमने एक प्रकार से कह सकते हैं पंचनामा शुरू किया था। तो ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के गुजरीकरण पर पिछले भाग में हमने स्थिति स्पष्ट की और उसके बाद अ, अब अगले दावे की ओर चलने का समय है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। जी। अ, तो आज का पहला दावा है, तोमरों को गुजर सिद्ध करने के लिए एक दावा ये भी किया गया कि आज का जो दिल्ली क्षेत्र है, तो वहाँ से एक राजा थे अनंगपाल तोमर प्रथम, जिन्हें बिल्हन तोमर भी कहते हैं। दावा यह कि शिलालेखों के अनुसार वो गुर्जर थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी गुर्जर सेना एकत्र की और वो जिस प्रतिहार राजा के सामंत थे, किसी प्रतिहार राजा के सामंत बताए जाते हैं, उनके लिए इस सेना से फिर अनंगपाल तोमर प्रथम ने वो सेना लेकर कश्मीर में एक अभियान किया और वहां विजय प्राप्त की। तो ये है दावा अनंगपाल तोमर को लेकर। ठीक है। अब तथ्य इस प्रकार हैं कि 736 ईस्वी से, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट, वहाँ से दिल्ली में अनंगपुर नामक क्षेत्र में बसावट करके जो तोमर शासक अनंगपाल तोमर थे, उनका शासन बताया जाता है। तो अनंगपाल तोमर सबसे पहली बात तो अपने समकालीन कंटेम्प्रेरी जो प्रतिहार शासक थे नागभट्ट, उनके सामंत थे, इस बात पर ही संदेह है। कारण ये कि एक तो अनंगपाल तोमर के अपने सिक्के मिलते हैं। अब अपने नाम के सिक्के अधिकतर वही राजा ढलवाते थे जो स्वतंत्र हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनके सिक्के ढलते हैं वो कभी भी बिल्कुल भी किसी के अधीन नहीं हो सकते, पर समस्या ये आती है कि प्रतिहारों का जो राज्य था 8वीं सदी के मध्य तक दिल्ली पहुंचा हो, इसके साक्ष्य नहीं मिलते। और तो अनंगपाल तोमर फिर प्रतिहारों के सामंत कैसे हुए, ये स्पष्ट नहीं होता है। दूसरी बात, अनंगपाल तोमर और उनके बाद भी तोमरों के जो शिलालेख हैं या तत्कालीन ग्रंथ हैं, उनमें भी कहीं ये नहीं लिखा कि उन्होंने कोई गुर्जर सेना खड़ी की या वो स्वयं गुर्जर थे। ये बात जो उठी है, ये व्यक्ति या घटना के सदियों बाद फैली किंवदंती है, जनश्रुति है, बेसिकली लेजेंड्स और हेयरसे। तो ये जो दावे हैं ये मिथ्या प्रचार से अधिक कुछ नहीं है। रही बात उनके कश्मीर जीतने की, तो देखिए अनंगपाल तोमर प्रथम के समकालीन कंटेम्प्रेरी टू हिम उत्तर भारत में 3 दिग्गज और महापराक्रमी राजा थे। उत्तर में कश्मीर के करकोट वंशी ललितादित्य मुक्तापीड़, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम में नागभट्ट प्रतिहार, दक्षिण पूर्व में कन्नौज के यशोवर्मन। ऑल थ्री वर वेरी पावरफुल। तो प्रतिहार उस समय अरबों और मालवों से उलझे हुए थे। ललितादित्य अरबों को भी पीट रहे थे और यशोवर्मन को भी। तो ऐसे
मल्टी डायमेंशनल घमासान संघर्ष के बीच पिसते अनंगपाल तोमर कब कश्मीर जीत आए पता नहीं। आपको पता चले तो जरूर बताइएगा, बिकॉज देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट सो। लेकिन तोमर फिर गुर्जर नहीं है तो उनकी वंशोत्पत्ति कहाँ से है? ये जो प्रश्न है इसे हम खुला छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि देखिए वैसे जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोमरों के गुर्जर होने की बात कही गई थी और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावों के खंडन के लिए ये सीरीज शुरू की गई है, वो कॉन्फ्रेंस साक्ष्य दिखाकर अपनी बात सिद्ध करने के लिए रखी गई थी। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ इट। पर वहां अनंगपाल प्रथम के गुर्जर होने जैसा विचित्र दावा करके फिर कोई भी साक्ष्य उस बारे में नहीं दिया गया। तो अब हम तोमरों के सत्य को साक्ष्य सहित देख लेते हैं। जी, तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अम, अलाउद्दीन खिलजी जो थे मुस्लिम शासक, इनके आर्थिक प्रशासन में, अमंग द फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिम, ठक्कुर फेरू नाम के एक जैन अधिकारी थे, उच्च पद पर थे। एंड उनको गणित का, रत्नशास्त्र, ज्योतिष और मुद्राओं का भी काफी ज्ञान था। तो 14वीं सदी के आरंभ में इन्होंने फिर कई छोटे बड़े ग्रंथ लिखे, जिनमें से एक का नाम था द्रव्य परीक्षा। द्रव्य परीक्षा ये सिक्कों पर था, सिक्कों के अध्ययन पर। और इसमें जो दिल्ली की मुद्राएं हैं, यानी सिक्कों का जो जो लेखा जोखा है, वो वर्णन किया लेखक ने। और वर्णन करते समय लेखक ने बताया कि कौन कौन से तोमर राजा की कैसी कैसी मुद्राएं दिल्ली की जो टकसाल है, द मिंट मुद्रणशाला, वहां पर ढाली गई थी। तो फिर उन सिक्कों के तोला मासा वगैरह वो सब कुछ उन्होंने दिए हैं, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। लेखक के वर्णन में तोमर राजाओं के नाम आते हैं: अनंगपाल, मदनपाल, पृथ्वीपाल और चाहड़पाल। चाहड़पाल पर आकर फिर ठकुर फेरू रुक जाते हैं, विच इज क्वाइट सेंसिबल बिकॉज तराइन के जो द्वितीय युद्ध जो हुआ था, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, उसमें चाहड़पाल तोमर की मृत्यु के ठीक बाद फिर तोमरों का दिल्ली पर से राज्य समाप्त हो गया था। सो ऑब्वियसली ठकुर फेरू हैड टू स्टॉप देयर। तो इन मुद्राओं का जो वर्णन है, इनको संक्षेप में बताकर फिर ठक्कुर फेरू नीचे लिखते हैं कि ये सभी मुद्राएं तोमर राजपूतों की है। एता मुद्रा राजपुत्र तोमरस्य, एज यू कैन सी देयर। तो अच्छा, जिन लोगों को ये भ्रांति है कि राजपुत्र का अर्थ केवल राजकुमार होता है और इट मेंट ओनली प्रिंसेस, उनसे मेरा अनुरोध है थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, आगे किसी दिन उस पर भी हम स्पष्टीकरण देंगे। अच्छा, अब कई लोग ये भी कहेंगे कि तोमरों के गोत्र या और भी बहुत से कई वंशों के गोत्र तो गुजरों में भी मिल जाते हैं, इसमें मिल जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, तो वो सब क्या है? अगेन आगे चलकर उसका भी उत्तर मिलेगा। सो वन बाय वन विल कवर एवरीथिंग। ठीक है, अब मैं अगले दावे की ओर चलूंगा। तोमरों का विषय यहीं समाप्त करेंगे। ऑलराइट, सो गुर्जर शब्द का पहला उल्लेख, सबसे पहला उल्लेख। नाउ द क्लेम इज कि गुर्जर शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है, ये आज से 2500 साल पहले का है। सो यानी लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व, roughly 500 BCE. Now it's their claim, okay, it's not my date, that's what they've claimed. All right. ठीक है, तो यहाँ देखिए वैसे तो पंचतंत्र की जो उपलब्ध प्रतियां हैं, जिसमें जिससे कि ये क्लेम बताया जाता है कि पंचतंत्र में गुर्जर शब्द आया सबसे पहले, that's the text which is stated to be 2500 years old. तो इसकी जो एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उपलब्ध प्रतियां हैं, उनके आधार पर
जो ग्रंथ का रचना काल है ये लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व रखा जाता है, मीनिंग रफली 300 BCE। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए 300 BCE टू 500 BCE की एक रेंज ले लेते हैं कि इसमें कहीं पर पंचतंत्र का निर्माण हुआ, रचना हुई। तो अब मैं यहाँ स्क्रीन पर पंचतंत्र का वो भाग आपसे शेयर कर रहा हूँ जहाँ गुर्जर शब्द आया है। ठीक है, तो इसमें जिस उल्लेख की बात की गई है दावे में, वहाँ भी प्रयोग आप देखें तो स्थान सूचक है। ग्रंथ में शब्द आया है गुर्जर देश, कोई गुर्जर जाति, गुर्जर प्रजाति, गुर्जर वंश जैसा कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू दिस। अब ये उल्लेख किस कॉन्टेक्स्ट में है, संदर्भ क्या है, वो जान लेते हैं। तो प्रसंग इस प्रकार है कि एक एक रथ चालक था, वो अपनी निर्धनता पर थोड़ा चिंतित होता है, तो उसे सुझाव दिया जाता है कि आप गुर्जर देश जाकर कोई ऊँट खरीद लाइए जिससे परिवार की आजीविका ठीक से चल सके। तो वो भाई साहब गुर्जर देश जाते हैं, ऊँट खरीद के ले आते हैं। So I'll not get into the whole story because that's not of much relevance for us here. लेकिन किस संदर्भ में उल्लेख आया है वो मैंने शॉर्ट में आपको बताया। तो गुर्जर शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है, इवन अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम, जो कि पंचतंत्र से है, ये गुर्जर जाति या गुर्जर वंश का नहीं है, शब्द है गुर्जर देश। लाइक आई सेड, अ ज्योग्राफिक कॉनोटेशन। पर हमें तो ये बताया जा रहा है कि पंचतंत्र में जो गुर्जर देश आता है, ये नाम किसी इमेजिनरी, किसी गुर्जर जाति के कारण पड़ा है। और ये भी कि पंचतंत्र की जो रचना हुई है उससे 100-200 साल पहले, अगेन इट्स दैट क्लेम, उससे 100-200 साल पहले ही गुर्जर जाति जो है ये अस्तित्व में आ गई थी। सो डेफिनेटली by their own claim they are saying that the Gurjar Jati was in existence at least and definitely by 500 BCE. Okay, fabulous. चलिए अब एक बात तो याद रखने की ये है कि पंचतंत्र के 1200 वर्ष बाद तक, ओके, ध्यान दीजिएगा, पंचतंत्र के 1200 वर्ष बाद तक गुर्जर जाति तो दूर, गुर्जर शब्द का ही कोई अता पता नहीं, कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, इन अदर वर्ड्स पंचतंत्र के 1200 वर्षों तक किसी वंश ने, राजा ने, किसी ग्रंथ शिलालेख में कहीं भी गुर्जर शब्द का प्रयोग नहीं किया। Isn't that awesome? कोई वंश, कोई जाति प्रजाति यदि आज अस्तित्व में आती है और अपने देश पर एक प्रदेश का नाम भी रख देती है, ठीक है, तो अगले 1200 वर्षों में क्या उसके अस्तित्व का, उस जाति प्रजाति वंश के अस्तित्व का कोई भी प्रमाण नहीं होगा? कैन दैट हैपन? एक भी उल्लेख नहीं मिले, क्या यह संभव है? फिर अचानक से 1200 वर्षों बाद दे वुड रीअपियर आउट ऑफ नोवेयर, राइट? तो देखिए, इस पर ना एक अच्छी हॉलीवुड फिल्म बना सकते हैं, है ना, मगर इतिहास जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे ख्याली पुलाव से नहीं बनता। और ओके, लेट मी मूव ऑन। जी, ये विषय अब मैं थोड़ा सा एक डाइवर्जन लेता हूँ कि क्योंकि पंचतंत्र के कुछ सदियों बाद में, फ्यू सेंचुरीज आफ्टर पंचतंत्र, 200 ईस्वी के लगभग, अराउंड 200 AD, उसके आसपास बताया जाता है कि कामसूत्र का लेखन हुआ। इट वाज क्रिएटेड बाय दैट टाइम। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भी गुर्जर शब्द आया है कामसूत्र में। तो वो भ्रांति भी दूर कर लेते हैं। देखिए, कामसूत्र में जहाँ ये शब्द मिलने की बात होती है, मैं सीधा वहीं पर आया हूँ। इस स्थान पर एक एक सुझाव दिया जाता है कामसूत्र में कि राजा को कभी भी पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, यानी बेसिकली द किंग शुड नेवर अप्रोच अदर वुमेन, स्पेशली द वंस कमिटेड एल्सवेयर। तो ऐसा करने के जो दुष्परिणाम
बताए ग्रंथ में, उसमें दो उदाहरण उन्होंने दिए कि किसके साथ क्या हुआ अगर उन्होंने ऐसी गलती की तो पहला जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ, ये कोट नाम का एक स्थान था। कोट नामक एक स्थान के जो अभीर राजा थे, उन्होंने एक व्यापारी परिवार की महिला की गरिमा भंग करने का प्रयास किया। तो व्यापारी के जो लोग थे, उन्होंने फिर उसे मार दिया, राजा को मार दिया। फिर दूसरा उदाहरण दिया गया है कि इसी प्रकार का एक प्रयास काशी के कोई राजा थे जयसिंह, उन्होंने किया। और रिटालिएशन में जो उनके अश्व सेनापति थे, बेसिकली हिज कैवलरी कमांडर, उन्होंने वो उस राजा को मार दिया, काशी के राजा जयसिंह को। तो अब समस्या ये है कि कामसूत्र में भी गुर्जर शब्द तो कहीं भी नहीं आया है, लेकिन जो आपको पंक्ति एक दिखाई दे रही होगी, तीसरी पंक्ति, तो कामसूत्र के लेखन के 1000 वर्ष बाद यशोधर इंद्रप्रद नाम के कोई विद्वान थे, उन्होंने कामसूत्र पर कमेंट्री लिखी, टीका। तो वहाँ उस टीका में यशोधर जी ने कहा कि ये जो कोट नामक स्थान था, फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल, ये गुजरात में है। ओके, जो आपको थर्ड लाइन में दिख रहा होगा, गुर्जराते कोट नाम स्थानम, ठीक है। एंड गुजरात जो है गुर्जरात्र का परिवर्तित रूप है। तो सबसे पहली बात तो लाइक आई सेड, गुर्जराते जो आया है, ये 200 ईस्वी के 200 एडी के कामसूत्र में नहीं आया है। 13th सेंचुरी एडी में जो टीका लिखी गई कामसूत्र पर, उसमें आया है, ठीक है। दैट्स वन। नंबर टू इज, ये जो प्रयोग हुआ है टीका में, ये भी फिर से स्थान सूचक है, जोग्राफिक कॉनोटेशन, कि कोट नामक जो स्थान है ये गुजरात में है, ठीक है। तो अगेन ऑब्वियसली अ रीजन हैज बीन रेफर्ड टू। अब मैं अगले विषय की ओर आता हूँ जी। तो अब हम जब ये सब उदाहरण देख चुके हैं, तो एक बार थोड़ा सा गुर्जर शब्द के अर्थ पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इसका जो कॉनोटेशन या किस प्रकार की व्याख्या हुई है, वो हम आगे के भागों में विस्तार से उस पर देखेंगे। पर उससे पहले एक बार थोड़ा सा जो लिटरल मीनिंग है, उसे एक एंगल से समझने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड जी। तो इस विषय में जो दावा किया जाता है वो ये है कि गुर्जर देश जो जो नाम है, ये किसी ज्योग्राफी को तभी दिया गया जब गुर्जर लोग जो थे वो ज्योग्राफी पर शासन करने लग गए, ठीक है। इसके समर्थन में कई बातें कही गई टू सपोर्ट द क्लेम। उनमें से एक है कि ग्रंथों शिलालेखों में कई स्थानों पर ये जो शब्द आते हैं गुर्जरात्र और गुर्जरत्रा जैसे, तो दावा यह है कि गुर्जरात्र का अर्थ ये है गुर्जरों द्वारा रक्षित राज्य या गुर्जरों द्वारा रक्षित क्षेत्र, भूमि। रीजन गिवन है कि अंत में त्र लगा है गुर्जरात्र में, और उसका अर्थ वो बताते हैं कि त्र का मतलब होता है रक्षा, उसका अर्थ रक्षा से है। ठीक वैसे ही जैसे कि क्षत्रिय या क्षत्र में जो त्र है, उसका अर्थ रक्षा से होता है। सो गुर्जरात्र का अर्थ होना चाहिए गुर्जरों के द्वारा रक्षित राज्य, ठीक। तो ये तो था क्लेम। इस आधार पर ये इस प्रकार से दावा किया गया है। तो पहले मैं इस आधार को ले लेता हूँ। क्लेम तो खैर हम आगे डिटेल में बहुत अच्छे से उसको डीबंक करेंगे। फर्स्ट लेट मी टेक दिस क्लेम, ये जो त्र करके जितना भी रायता फैलाया गया है। तो ठीक, अब यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अ, पहला तो मैं ये कहूँगा कि देखिए ये मिथक जो है, ये
मेनली बैजनाथ पुरी जी की पुस्तक से निकला है, पर इसका दोष मैं बैजनाथ जी को नहीं दूंगा, एंड विल सी इन अ मिनट व्हाई दैट्स द केस। सबसे पहला तो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गुर्जरात्र, गुर्जरत्रा, गुर्जरात्रा, गुर्जरात्रि, गुर्जराष्ट्र, ये एक से लगने वाले कई शब्द हैं जो गुर्जर शब्द से निर्मित है, एंड देयर आर couple others as well. I'm not going to get into that right now. तो अब इतने सारे एक से लगने वाले शब्द हैं। दूसरी बात, दावे में त्र प्रत्यय की बात की गई। प्रत्यय मीन्स सफिक्स, पर जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग शब्दों में कहीं अंत में त्र है, कहीं त्रा है, कहीं त्रि है। ठीक, अब मजे की बात कि त्र और त्रा, मैं दो ही उठा रहा हूँ, ये दोनों संस्कृत में दो अलग अलग प्रत्यय हैं। ठीक है, और इनका प्रयोग बिल्कुल अलग अलग अर्थ के लिए होता है। ओके, तो आगे ये हम पाणिनि की अष्टाध्यायी से समझेंगे, बट क्योंकि दोनों प्रत्ययों का अर्थ अलग अलग है, तो अगर हम ये जितने भी गुर्जर आधारित शब्द हैं इनमें त्र, त्रा, त्रि जो जो कुछ भी है, इन सबको प्रत्यय मानकर चले, in line with the reasoning which is used in the claim, तो उसी assumption के अनुसार व्याख्या करें तो गुर्जरात्र और गुर्जरत्रा, क्योंकि ये प्रत्यय अलग अलग हैं, तो दोनों शब्दों का अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए। यू कांट से कि दोनों का मतलब वही हुआ, गुर्जरों के द्वारा रक्षित भूमि, ऐसा करके एक ही अर्थ हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आगे जब हम एनालिसिस करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं ऐसा। बट नाउ आई वांट टू रिटर्न टू श्री बैजनाथ पुरी who had written a book, तो या हिस्ट्री ऑफ गुर्जर इतिहास, बैजनाथ पुरी। अब देखिए, बैजनाथ पुरी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेट मी ट्रांसलेट दैट इन हिंदी ब्रीफली। तो वो कहते हैं कि अजीब बात है कि गुर्जरत्रा की भांति त्रा प्रत्यय लिए हमें और कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं मिलता। दैट्स नंबर वन। आगे वो लिखते हैं, एक सुझाव दिया जाता है कि पाणिनि के त्रा प्रत्यय का अर्थ के नियंत्रण में हो सकता है यदि किसी के द्वारा वस्तु नियंत्रण में दी जा रही हो, उपहार में दी जा रही हो। पर फिर इंपॉर्टेंट टू नोट, पुरी जी स्वयं ही इस सुझाव को नकार देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहकर कि ऐसा स्पष्टीकरण केवल मंडौर के एक प्रतिहार वंश के लिए गुर्जरत्रा शब्द की परिभाषा कर सकता है, बाकी के लिए नहीं। ठीक है, अब बैजनाथ जी, जिनका बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाय द वे बढ़ चढ़कर नाम लिया गया है, वही इस सुझाव को नहीं मानते। तो चलिए इसको हम एक और रख देते हैं। अब बैजनाथ जी ने पाणिनि की बात की थी, तो अब हम पाणिनि की ओर चलेंगे। आप संस्कृत के एक विख्यात व्याकरणविद थे, और उनकी लिखी अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत व्याकरण का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। और तो आगे ये मैंने पाणिनि की अष्टाध्यायी से ही जो त्रा प्रत्यय है उस पर पाणिनि की जो व्याख्या है वो साझा की है। तो अब ये जो त्रा प्रत्यय है, इसका अर्थ आप केवल के नियंत्रण में इस प्रकार से नहीं लगा सकते। वाई? कारण ये कि इस प्रयोग में जो प्रत्यय का प्रयोग होता है उसमें किसी के द्वारा देने की जो क्रिया है ये भी अनिवार्य है, नियमानुसार होनी चाहिए। तो ये जो देने की क्रिया है, इफ यू लुक एट द टॉप, पाणिनि हैज क्लब्ड द त्रा विद देये। तो ये जो क्लेम करने वाले लोग, ये जिस अर्थ में दावा करने वाले लोग लेते हैं ना कि रक्षा करना क्षत्रिय की भांति, तो वो अर्थ यहाँ आता नहीं है। ठीक है, यहाँ किसी को कोई वस्तु सौंपी जा रही है। अगर आप उदाहरण देखें तो छोटी मोटी वस्तुएं या मुद्राएं जब आप किसी को दान में या उपहार में हैंड ओवर करते हैं, तब ये प्रयोग आता है।
अवे तो अच्छा, प्रयोग उस पर होता है जिसे वस्तु दी जा रही है, ठीक है। तो ये बात जो है, ये इस प्रत्यय को, इस सफिक्स को एक बहुत ही सीमित और स्थिति विशेष के लिए उपयुक्त बनाती है, मीनिंग इट इट हैज अ लिमिटेड एंड अ वेरी पेक्यूलियर एप्लीकेशन। और उसमें भी अगर आप किसी जन समूह और क्षेत्र, इनके कंबाइंड संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड अ टेरिटरी, इफ यू इंक्लूड दैट एज वेल इन द कंडीशन, दैट्स फर्दर नैरोइंग इट डाउन, तो ये प्रयोग और दुर्लभ हो जाएगा। एंड दैट्स द रीजन, यही कारण था कि बैजनाथ पुरी जी को पूरे भारतीय इतिहास में, जहाँ इतने राज्य रहे, इतने क्षेत्र, जनपद, इतनी जातियां, वंश आए, कहीं गुर्जरत्रा जैसा दूसरा प्रयोग नहीं मिला। अब अगर जातियों प्रजातियों के नाम से स्थान के नाम इसी प्रकार से बनते, द सेम वे जैसे गुर्जरात्र के बनने का दावा किया गया है, तो पुरी जी को कम से कम एक उदाहरण तो और मिलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं है। यहाँ तक ठीक। अब कहानी में एक ट्विस्ट, मे बी पुरी जी की दृष्टि में नहीं आया हो, विच कैन हैपन, दैट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो उनकी दृष्टि में नहीं आया, लेकिन त्रा प्रत्यय जो है, इसका गुर्जरत्रा जैसे ही एक और भौगोलिक प्रयोग हुआ है, बहुत कम प्रयोग हुआ है, पर दूसरी जगह भी हुआ है। सो बेसिकली गुर्जरत्रा इज नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। तो चलिए वो देख लेते हैं। राइट। अब जो हमारे मिडीवल जैन ग्रंथ थे, मध्यकालीन जैन ग्रंथ, जैसे खरतरगच्छ पट्टावली, खरतरगच्छ बृहद गुरुआवली, ये सब, यहाँ इनमें गुर्जरत्रा शब्द पाया जाता है। और जहाँ गुर्जरत्रा शब्द आता है, वहीं उसके साथ ही आपको एक और शब्द मिलेगा, मारुवत्रा। ओके। अब गुर्जरत्रा और मारुवत्रा दोनों में त्रा प्रत्यय है, राइट। गुर्जरत्रा एक क्षेत्र का नाम है, ओके, और मारुवत्रा भी एक क्षेत्र का नाम है। अगर गुर्जरत्रा का अर्थ है गुर्जर जाति के नियंत्रण का क्षेत्र, ओके, इफ यू अज्यूम दैट, तो बताइए कि मारुवत्रा को नियंत्रण में रखने वाली मरु जाति कहाँ है। एंड इफ यू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट, इन ग्रंथों में मारुवत्रा शब्द जो आता है, ये साउथ वेस्टर्न राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के एक एरिया को बोला गया है, मरुभूमि सम्मिलित होने के कारण, बिकॉज ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट को आप मरुस्थल कहते हैं। तो तथ्य यह है, द फैक्ट्स आर दैट न तो इस प्रकार की कोई मरु जाति अस्तित्व में है, और ना ही गुर्जरत्रा की ऐसी जाति सूचक व्याख्या करना उचित है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ग्रंथों और शिलालेखों में गुर्जरत्रा के अलावा वैसे ही दिखते कई और शब्द आते हैं। गुर्जरात्र भी है, गुर्जराष्ट्र भी है, गुर्जरात्री भी है। तो अब सोचिए कि जैसे आप गुर्जरत्रा में जो त्रा आता है, इसको प्रत्यय मान भी लें एक बार, बाकी शब्दों में तो त्रा नहीं आता ना। गुर्जराष्ट्र में नहीं आया, गुर्जरात्री में नहीं आया, गुर्जरात्र में नहीं आया। तो अब इनके क्या अर्थ निकलेंगे गुर्जरत्रा से अलग? तो अब स्थिति हास्यास्पद होती है कि नहीं, बताइए। मतलब बिना किसी दूसरे उदाहरण के, बिना किसी प्रेसिडेंट के इस प्रकार के दावे करना कि जी यहाँ तो त्रा प्रत्यय है या यहाँ तो त्र प्रत्यय है, ये केवल अनुमान लगाना है, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। और गुर्जरत्रा के अलावा अगर आप त्रा प्रत्यय भी माने, तो त्रा प्रत्यय का हमें एक प्रेसिडेंट मिला सर, एंड दैट वाज मारुवत्रा। और मारुवत्रा ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्थान सूचक होकर ये जो गुर्जरों के नियंत्रण में, गुर्जरों के द्वारा रक्षित भूमि, ये जो धारणा है, इसको ये पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। ठीक। तो बिफोर आई मूव ऑन, यहाँ मारुवत्रा का जो मरु या मारव आया है, उस पर थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं, सो दैट देयर इज नो रूम फॉर डाउट। सो आई विल कवर दैट।
देखिए, मरुस्थल डेजर्ट को कहते हैं, इतना तो हम सभी जानते हैं, दैट्स कॉमन नॉलेज। तो हम वहीं से आगे चलते हैं और विल सी सम एग्जांपल्स कि कैसे मरुस्थल के जो निवासी थे उनको मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दे वर बेसिकली नोन बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी टू विच दे बिलोंग। क्योंकि उससे हमें ये समझ में आएगा कि क्यों गुर्जरत्रा के रहने वाले सभी लोगों को गुर्जर कहा जाता था, not the other way around, that some imaginary Gujar caste existed back then and they named the place after themselves. Okay, so let me pick up the examples quickly. तो पहला उदाहरण जो है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये प्रबंध चिंतामणि से है। तो हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में जब गुर्जर देश पर अजयपाल सोलंकी का शासन था, सो दैट टाइम सोलंकियों के एक मंत्री थे। वो और उनका जो अंगरक्षक था यानी बॉडीगार्ड, उनकी आपस में एक छोटी सी बातचीत का वर्णन है यहाँ पर। और होता क्या है, ग्रंथों में आप देखें तो वीआईपीज के तो नाम आपको मिल जाते हैं आसानी से। मंत्री का नाम मिल जाएगा, राजा रानी का मिल जाएगा, सेनापति का मिल जाता है। अंगरक्षक जैसा जो पद होता है, ऐसे व्यक्ति का सामान्य परिस्थितियों में नाम नहीं लिखा मिलता ग्रंथों में। तो यहाँ भी यही हुआ, अंगरक्षक को यहाँ मरुवृद्ध कहा गया। मरुवृद्ध मीनिंग कि मतलब वो मूल रूप से मरु देश का निवासी था और वृद्ध था। अच्छा, दूसरा प्रसंग जो है ये है कुमारपाल सोलंकी के द्वात्रिंशद विहार प्रतिष्ठा प्रबंध से। और यहाँ जो है कुमारपाल सिद्धपुर नाम के एक स्थान पर जाते हैं। तो फिर वहाँ उनको मरु देश के कुछ लोग मिलते हैं एंड दे बेसिकली क्वेरी हिम, पुट अप सम क्वेरीज टू हिम। तो उस समय शब्द आया है मारवोभ्यर्थित। ठीक है, यानी प्रश्न जिन्होंने पूछा है, अभ्यर्थित प्रश्न पूछने वाले लोगों को मारव कहा गया है। ठीक है। देन द थर्ड एग्जाम्पल, ये वस्तुपाल तेजपाल प्रबंध में जो जब वाघेल शासक थे उस समय, उनके मंत्री वस्तुपाल जो हैं वो मरु देश के एक क्षत्रिय से कुछ पूछते हैं। अगेन शब्द आता है मारव क्षत्रियो। मारव क्षत्रिय कौन हुआ? मरु देश का क्षत्रिय। ठीक है, मारव क्षत्रिय नाम का कोई वंश, कोई जाति, कोई प्रजाति नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी जीनियोलॉजिकल कॉनोटेशन। ठीक है, चौथा प्रसंग ये है पुरातन प्रबंध संग्रह से। तो गुर्जर देश के वाघेल राजा वीर धवल जो थे, उनके यहाँ एक दिन मरु देश के राजा के एक प्रधान आते हैं। प्रधान मीनिंग मिनिस्टर। तो उनके आने की सूचना जो संतरी था उसने आकर वाघेल राजा को दी। तो संतरी के जो शब्द यहाँ पर दिए जाते हैं, इट सेज मारुकस्य प्रधान समागतोस्ति। ठीक है, तो ये चौथा एग्जाम्पल था। और यही स्थिति आपको फिर जो कितनी, हाँ, ये गुर्जर देश में ही लिखा गया था। ये भी प्रबंध कोश नाम का जो ग्रंथ है उसमें भी आपको यही स्थिति मिलती है। इसमें एक प्रसंग आता है वस्तुपाल तेजपाल नाम से। और वहाँ जब मरु देश के 3 योद्धाओं की बात हो रही है तो लिखा जाता है त्रयो मारवाह सुभटा। सुभटा मीनिंग गुड वॉरियर्स, ब्रेव वॉरियर्स बेसिकली। तो त्रयो, दैट इज 3, सो त्रयो मारवाह सुभटा। और फिर आगे कई बार उनका उल्लेख उसी तरह के शब्दों से होता रहता है। ओके, तो ये हुई कहानी त्र प्रत्यय की पूरी। अब सॉरी, नॉट त्र प्रत्यय, त्रा प्रत्यय। या त्रा के बाद में अब मैं एक बार त्र प्रत्यय पर आता हूँ, क्योंकि हुआ क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्र की बात हुई, त्र प्रत्यय। सॉरी इफ इट साउंड्स वेरी कंफ्यूजिंग टू यू, बट दैट्स हाउ दिस मैटर नीड्स टू बी डेल्ट विद अनफॉर्चुनेटली। तो उन्होंने त्र प्रत्यय की बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, त्रा की नहीं की। तो मुझे पहले त्रा पर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि दावे का जो आधार था
ये बैजनाथ पुरी जी की पुस्तक से उठाया गया है और वहाँ उल्लेख त्रा प्रत्यय का है। सो आई कवर बोथ। मैंने त्रा की बात की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते समय वो लोग त्रा की जगह त्र बोल गए, तो मैं त्र को भी ले लेता हूँ। क्योंकि फिर अच्छा, मैं आई नो कई लोग कहेंगे कि नहीं, त्रा और त्र थोड़ा दैनिक उपयोग में थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन हो जाता है ना, एवरीबडी इज नॉट अ लैंग्वेज नाजी। तो ये कोई ज़्यादा अंतर वाला मामला नहीं है, एक ही बात है, किसी ने त्र लगा दिया, किसी ने त्रा लगा दिया। तो देखिए, त्र जो है, या इसका पूरा नाम त्रल होता है, व्हेन यू यूज इट, जो ल है हलन, ये इसका लोप हो जाता है। अब ये जो त्रल प्रत्यय है, ये एक तद्धित प्रत्यय है, मीनिंग इट्स अ सफिक्स जो कि सप्तमी विभक्ति के लिए प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति बेसिकली अधिकरण कारक, यानी मे पे पर, ये जो होते हैं करस्पॉन्डिंग टू योर इंग्लिश प्रोपोजिशंस इन, ऑन, एट। ठीक है। तो अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाणिनि कह रहे हैं, राइट। और इसके बाद में अगर आप इनका प्रयोग देखें कि मे पे पर का उपयोग आप कब करते हैं, तो जब कोई संज्ञा सर्वनाम विशेषण का स्थान सूचक प्रयोग करना हो, कि यहाँ पर बैठो, या तुम कहाँ पे रहते हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, राइट, मे पे पर। तो इन सभी वाक्यों में स्थान आया, और मे पे पर के यूज से आपने वाक्य में स्थान होने की सूचना दी है कि मे पे पर जिस शब्द के बाद लगे हैं वो शब्द एक स्थान का नाम या सर्वनाम है, राइट, इंडिकेट दैट। तो संस्कृत में त्रल प्रत्यय का उपयोग इसी प्रकार स्थान सूचक के रूप में होता है, विच इज सेड बाय पाणिनि, नॉट मी। ओके। तो अब मैं आगे थोड़े से उदाहरण ले लेता हूँ कि इस सफिक्स का जब आप यूज करते हैं तो किस प्रकार से शब्द बनते हैं। नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इदम और त्रल प्रत्यय जब आप जोड़ते हैं तो आपको अत्र मिलता है, अत्र बीइंग मीनिंग यहाँ पर, इन दिस प्लेस। ओके। तो अब आप सोचें, अगर क्लेम की लाइन ऑफ रीजनिंग पकड़ें, तो क्या आप अत्र का अर्थ ऐसा लगाएंगे कि अजाति के नियंत्रण वाला स्थान, ऐसा लगाते हैं? नहीं है। तद और जो त्रल है, इनको जोड़कर आप तत्र बनाएंगे, तत्र वुड बी वहां पर, मीनिंग इन दैट प्लेस। तो तत्र का अर्थ भी आप ऐसा नहीं लगाते कि त्र जाति के नियंत्रण वाला स्थान। तो अच्छा, वैसे ही सर्व और त्रल से सर्वत्र बना। अब इन सब के बाद में सोचने की बात है कि फिर गुर्जरात्र का अर्थ गुर्जर जाति के नियंत्रण वाला क्षेत्र कैसे हो सकता है। तो मतलब हमें इतना तो समझ में आया कि अगर ये त्र, त्रा आदि, ये जो है, अ, इसको आप गुर्जर संबंधित जितने भी शब्द हैं इनमें प्रत्यय मानेंगे तो कितने अलग अलग अर्थ निकलते हैं। और अगर हम ये माने कि नहीं, ये तो कोई एक ही प्रत्यय है, बस थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं सामान्य जनजीवन में, प्रयोग में, अप्रोक्सीमेशन के कारण, तो भी त्रा वाली जो देने की परिभाषा है, ये हमें जाति सूचक अर्थ नहीं देती। हमने मारुवत्रा का उदाहरण देखा। त्र वाली ने पे पर की जो परिभाषा है, उससे कोई जाति सूचक अर्थ नहीं मिला। अगेन, इट वाज ज्योग्राफिक कॉनोटेशन। तो जैसे अत्र है इस स्थान में, इस स्थान पर, तत्र है उस स्थान में, उस स्थान पर, उसी प्रकार गुर्जरात्र, गुर्जरत्रा वगैरह जो है, इनका अर्थ है गुर्जर स्थान में, गुर्जर स्थान पर। मारुवत्रा का अर्थ है मरुस्थल में, मरुस्थल पर। तो ये तो हुई बात इन शब्दों की। अब फिर हुआ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाइक आई सेड इनिशियली, जो विद्वान लोग बैठे थे
उन्होंने गुर्जरात्र की बात करने के बाद लगे हाथ क्षत्रिय शब्द की भी व्याख्या कर दी कि वहां पे भी यही प्रत्यय लगा है, तो ऐसा ऐसा। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि क्षत्रिय शब्द में वो त्रा प्रत्यय नहीं है जिसका अर्थ आप के नियंत्रण में या रक्षा में ऐसा समझते हैं। क्षत्रिय में त्र प्रत्यय है, त्रल। तो एंड विल कम टू दैट इन सम टाइम। दूसरी बात ये कि क्षत्रिय शब्द जो है ये बना है क्षत्र में ईय नामक एक तद्धित प्रत्यय होता है उसके जुड़ने से। जैसे कि आप नीचे स्लाइड में देखें तो यहाँ पाणिनि स्वयं लिखते हैं, जो इनका फोर्थ चैप्टर था गोत्रापत्य प्रत्यय के प्रकरण में, चैप्टर 4। तो वहाँ पाणिनि कहते हैं कि क्षत्रिय शब्द का निर्माण कैसे हुआ। तो अब इसमें आप देखें तो यहाँ क्षत्र जो है, क्षत्र और ईय, तो क्षत्र जो है ये क्षी धातु में अत्र जुड़ने से बना है। क्षी प्लस अत्र, दैट इज क्षत्र। ठीक है। अब अत्र का अर्थ हम लोग जानते हैं, वी हैव सीन दैट इट मींस इन दिस प्लेस। तो बचा क्षी। क्षी क्या है? क्षी संस्कृत की एक धातु है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज की संतुलित व्याप्ति, उपलब्धि और ऐश्वर्य करवाना। टू क्रिएट एन अबंडेंस एंड एक्सपेंस इन अ मैनेज्ड एंड बैलेंस्ड वे। ठीक है। ये मतलब एक व्यवस्थित और संतुलित रूप से किसी भी प्रकार की समृद्धि करने के अर्थ को क्षी धातु से कहते हैं। तो जहाँ प्रबंधन होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, स्थिरता आएगी, संतुलन आएगा, और वही समृद्धि और ऐश्वर्य होगा। तो इसीलिए भूमि को फिर ऐश्वर्य से जोड़कर पाणिनि कहते हैं क्षी क्षय ऐश्वर्यो। ठीक है। और ये भी मेरी परिभाषा नहीं है, ये पाणिनि और अमरकोश दोनों में दी गई परिभाषा है। अमरकोश आती है पाणिनि के हजारों वर्ष बाद, राइट? So 500 to 700 AD, I think. Yeah. Oh, I think it's in this slide only. Yeah. तो जो इस भूमि का इस स्थान पर या इस भूमि पर प्रबंधन करेगा वो क्षत्र होगा, जैसे कि राजा को क्षत्र बोला जाए। तो पाणिनि ने इसी प्रकार से राजा को क्षत्र कहा है। फिर क्षत्रिय के लिए पाणिनि कहते हैं कि क्षत्रस्यापत्यम क्षत्रिय। तो आपत्ति से क्या अर्थ है? आपत्ति से अर्थ है कि किसी चीज से जन्मना या किसी में से निकलना। यानी अगर कोई जो क्षात्र गुण से जन्मा है, क्षात्र धर्म का पालन करने से जिसकी पहचान बनती है, वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो क्षत्र की संतान है या जन्म से क्षात्र गुण लेकर आया है, वो क्षत्रिय कहलाएगा। और ये भी पाणिनि की परिभाषा है, मेरी नहीं है। तो यहाँ भी देखें तो एक बार फिर से क्षी से प्रोस्पेरिटी लाने के लिए जो गवर्नेंस फैक्टर है उस क्रिया को कहा गया है। त्र प्रत्यय इस क्रिया को स्थान से बांधता है कि गवर्नेंस किस पर हो रही है, स्थान की हो रही है। और अत्र से आपने कहा ये स्थान, तत्र से आप कहेंगे वो स्थान। तो क्षत्र से आपने कहा इस स्थान का गवर्नेंस फैक्टर, जैसे कि राजा, राइट? तो गुर्जरात्र से आप क्या कहेंगे? त्र देखकर आप फिर से कहेंगे स्थान में पे पर, लेकिन कौन सा स्थान? गुर्जर स्थान में, राइट? तो इस प्रकार से व्याख्या बनती है। अब गुर्जरात्र की जैसी व्याख्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे करने वाले विद्वानों ने की है, वैसे ही अगर मैं क्षत्र की कर दूं कि दोनों के अंत में त्र प्रत्यय है, तो अच्छा, बाय द वे दे आर द वंस हु ड्रू दिस पैरेलल, नॉट मी। तो अर्थ निकलेगा जो क्ष नामक व्यक्ति या जाति के नियंत्रण वाली भूमि है उसे क्ष कहेंगे। That's an absurd and meaningless interpretation, obviously. तो विद दैट चर्चा करने में अक्सर
कई बार लोग एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि फिर गुर्जर शब्द जो है इसका मूल अर्थ क्या है, व्हाट्स एट द कोर ऑफ इट। देखिए, इतिहास में जो जो प्राचीन साहित्य है हमारा, वो इस बारे में अधिक प्रकाश नहीं डालता। लेकिन इससे हमें समस्या नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे लिए जो हमारा विषय है, जो ये डिबेट चल रहा है, उसके लिए इस बात का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि बहस जो है ये गुर्जर शब्द का प्रयोग किस कॉनोटेशन में यानी किस व्याख्या से हुआ है, इस पर है, नॉट नॉट ऑन द लिटरल मीनिंग। लेकिन मैं एक छोटी सी बात जरूर ऐड करूंगा अपनी ओर से कि जो हमने अभी त्र प्रत्यय देखा, उसकी एक और विशेषता है कि ये केवल सर्वनाम या विशेषण पर लगता है, ओनली ऑन प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स। तो अब गुर्जर सर्वनाम तो नहीं है, इतना तो स्पष्ट है, बचा विशेषण एंड एडजेक्टिव। अब अगर गुर्जर को आप एक विशेषण माने, तो इससे उस थ्योरी को, उस धारणा को बल मिलता है जो ये कहती है कि गुर्जर का अर्थ होता है बहुत पुरानी भूमि। द रीजन बीइंग, पुराना होना भी एक विशेषण है। बट अगेन, आई एम नॉट saying this with authority, it's just my opinion on this point। तो मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच के ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने शुरू में जो बात कही थी, मैं उस पर लौटता हूँ कि ये जो गुर्जरत्रा, गुर्जरात्रा, गुर्जरात्रि, ये जितने भी है एक से लगने वाले शब्द हैं, इनके जैसे और शब्द साहित्य में नहीं मिलते। तो थोड़ा सा एक बार सोचने की आवश्यकता है कि नहीं मिलने का हम क्या मतलब लें, व्हाट डज दैट रियली मीन। मतलब ये है कि जितना मुझे समझ आया कि ये शब्द जो हैं, ये तत्कालीन जो व्याकरण और शब्द रचना के जो नियम थे, ये उनके अनुसार नहीं बने। क्योंकि ऐसा होता है कि लगभग हर भाषा में ऐसे कुछ शब्द होते हैं प्रचलित, जो कि उस भाषा के व्याकरण और शब्द रचना के नियमों में नहीं बैठते। ठीक है। अब ऐसे किसी एक शब्द के एक छोटे से सिरे को पकड़कर, जैसे कि त्रा को या त्र को पकड़ा गया और उसे प्रत्यय मानकर फिर आप मनगढ़ंत अर्थ कहेंगे, तो फिर बाकी के जो शब्द हैं, गुजरात्री, राष्ट्र, इस प्रकार के शब्द जो दूसरे शब्द मिलते हैं, वो आपकी काट कर देते हैं। ठीक है। तो मेरा मत छोटा सा ये है, चाहे आप जिस भी पक्ष में मानते हो, जैसी व्याख्या मानते हो, आई वुड से यहाँ पर व्याकरण और व्युत्पत्ति में ज़्यादा घुसने का कोई लाभ नहीं है। जैसा कि हमने अभी देखा कि आप एक शब्द की एक व्याख्या कर देंगे, जैसे गुर्जरत्या की कर दी, तो दूसरे शब्द जैसे गुर्जरात्र है, उसकी उसी व्याकरण परिपाटी पे चलते हुए कितनी अलग परिभाषा निकल गई। राइट। तो ऐसे प्रयास, ऐसे क्लेम्स लोग जब करते हैं, तो व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ इट इज कि उनके मन में निष्कर्ष पहले से बना हुआ है और वो उसे सिद्ध करने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। मीनिंग यू मेड योर कंक्लूजन्स ऑलरेडी and you're just looking for data that you can twist to present as evidence for your conclusions. That's what has happened here, right? तो इससे हमें इतना समझ में आ गया कि ये जो भी जाति सूचक व्याख्या है इन शब्दों की, जो कुछ लोग करना चाहते हैं, ना तो ये भाषा के नियमों के अनुरूप है, ना ही वो शब्द ऐसे किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं कि इस तरह की इंटरप्रिटेशन करना ठीक हो। तो एक बार हमने शब्द समझ लिया कि इसका अर्थ कैसा है, कैसा नहीं है, तो अब आगे जो कुछ भी हम लोग देखेंगे, वहाँ हमने फिर कॉन्टेक्स्ट पर विस्तार से बात करनी है, बिकॉज दैट इज वेयर दिस होल डिबेट अनलॉक्स। कि जिन्होंने इतिहास में जब जहाँ इस शब्द का प्रयोग किया है, तब वो लोग गुर्जर शब्द से क्या अर्थ कहना चाहते थे। दैट्स व्हाट मैटर्स मच मच मोर देन दी स्टैटिक एटिमोलॉजी। ओके। तो थोड़ा उस ओर चलेंगे आगे। लेट मी पिक अप दी
नेक्स्ट क्लेम। जाति से क्षेत्र का नाम या क्षेत्र से निवासियों का। ओके। ये जो शब्द थे, गुर्जर देश, गुर्जरात्र वगैरह, इन नामों से जिस भी क्षेत्र को जाना जाता है, द क्लेम इज, दावा किया जाता है कि वो सब केवल इसी कारण है कि वहाँ गुर्जर लोगों का शासन रहा है। सो बेसिकली द टेरिटरी इज known because of it got its name from a particular caste, जाति से क्षेत्र का नाम पड़ा। तो अब इस दावे का खंडन मोटा मोटा तो जो हमने अभी गुर्जरात वगैरह जैसे शब्दों पे देखा उसी से हो जाता है, ठीक है। पर देश के आधार पर निवासियों का नामकरण होता था, ये बात 5वीं सदी ईसा पूर्व के पाणिनि और 12वीं सदी ईस्वी के आचार्य हेमचंद्र दोनों ने उदाहरण सहित कही है, ठीक है। जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पाणिनि कहते हैं कि सिंधु देश में जन्मा व्यक्ति सिंधुक कहलाता है। और इसी प्रकार से 12वीं सदी के जो आचार्य हेमचंद्र थे, उन्होंने अपने शब्दानुशासन में बहुत से उदाहरण दिए हैं, विच यू कैन सी ऑन द राइट, कि जैसे युगंधर में रहने वाले को यौगंधरक और यौगंधर कहा जाता है, कुरु देश वाले को कौरवक और कौरव, सल्व देश वाले को साल्वक, और इसी तरह काच्छ, सैंधव जैसे नाम लोगों की पहचान बने भूगोल के आधार पर, बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी दे केम फ्रॉम, ठीक है। तो अच्छा, हेमचंद्र जो थे, आचार्य हेमचंद्र, ये अपने शब्दानुशासन में एक और बात कहते हैं अलग से, कि राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण भी जाने जाते हैं। जैसे सौराष्ट्र के ब्राह्मण को उन्होंने बताया कि सौराष्ट्र कहते हैं, और अवंती और काशी जैसे क्षेत्रों के ब्राह्मण भी इसी प्रकार से नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे ही वो कहते हैं कि पंचालस्य ब्राह्मणस्यापत्यम व पांचाला, यानी जो पंचाल देश के ब्राह्मणों की संतानें हैं वो पांचाल कहलाएंगी। सो दैट्स हाउ इट इज। पर हमें इतिहास में ये भी पता चलता है कि पाणिनि का जो समय था, रफली 500 BCE, उस समय जनपद काल जो था ये समाप्ति पर था। व्हाट इज जनपद काल मीन? इट मींस बेसिकली द सेंचुरीज दैट एरा, जब जो इंडियन ज्योग्राफी थी ये अलग अलग जनपदों में बटी थी। जैसे आज अलग अलग देश है तो उस समय जनपद कहलाते थे। जितने भी जनपद थे भारत में जनपद काल में, उनमें से कई जनपद, उन पर शासन करने वाले जो क्षत्रिय वंश थे, उनके नाम पर थे, ठीक है। तो अब हमें दो चीजें मिलती है। एक तो ये कि स्थान से जन समूहों की पहचान, और दूसरी कोई जन या वंश जो है उसके आधार पर स्थान की पहचान। तो इन दोनों के उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। अब एक सवाल आ जाता है कि फिर गुर्जर का जो केस है, ये दोनों में कौन सी परिस्थिति है। अगेन, तो गुर्जर देश का एक तो सबसे पहला उल्लेख पाणिनि के बाद में आता है, यानी जनपद काल जब समाप्त हो जाता है उसके बाद में आता है। मीनिंग गुर्जर देश अस्तित्व में जब आया है, इफ यू अज्यूम कि पंचतंत्र का जो कुछ भी डेट वगैरह दिया गया है दैट इज ऑथेंटिक एंड ट्रू, तो तब भी उस समय तक जो जनपद व्यवस्था थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही थी, दैट्स वन। और अगर मान भी लें तो भी जनपद व्यवस्था में भी हमें दोनों तरह के सिनेरियोज मिलते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको गुर्जर शब्द का अर्थ देश से व्यक्ति को लगने की क्लिंचिंग एविडेंस देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान जो थे
उनके कुछ ही समय बाद में 13वीं सदी में गुजरात के अभय तिलक गणी, उन्होंने गुजरात के ही प्रसिद्ध आचार्य हेमचंद्र जो थे, उनकी द्वयाश्रय महाकाव्य जो रचना थी, उस पर टीका लिखी। ही रोट अ कमेंट्री ऑन दैट। तो वहाँ पर गुर्जराणाम जो शब्द था, जो कि प्लूरल सेंस में है, कि गुर्जरों की बात की है, उसका अर्थ करते हुए अभय तिलक यानी कहते हैं गुर्जराणाम गुर्जर देशोद्भव नृणाम। लेट मी रिपीट, गुर्जराणाम गुर्जर देशोद्भव नृणाम, यानी गुर्जर देश में जन्मे लोग, गुर्जर देश से आने वाले लोग गुर्जर कहलाते हैं। That's one। और उसी समय वो एक और शब्द की व्याख्या करते हैं, उसका अर्थ करते हैं भारद्वाजम, यानी उसका अर्थ है भारद्वाजस्य ऋषेर नेपथ्यत्वेन भारद्वाजा, और आगे भारद्वाजा वंशया वगैरह अर्थ है। तो अब ये इसका इसका अर्थ क्या हुआ? जो लोग भारद्वाज ऋषि से जन्मे, आपत्ति का प्रयोग हुआ है। सो लाइक आई सेड, इट बेसिकली मीन्स टू कम फ्रॉम, ये आपका गोत्र या जन्म, जन्मना, उस सबसे अर्थ आता है। तो वो लोग भारद्वाजा या भारद्वाज वंश के कहलाते हैं, जिनका जन्म भारद्वाज ऋषि से हुआ है। ऑब्वियसली नॉट द इमीडिएट डिसेंडेंट, बट डायरेक्टली इन दैट लाइन, इन दैट लीनिएज। तो अब देखिए, जन्म आधारित पहचान, ठीक है, जैसे कि जाति वंश प्रजाति में होती है। स्थान आधारित पहचान, देश के हिसाब से आपको कोई शब्द मिलता है। इन दोनों में अभय तिलक गणी ने एक ही स्थान पर स्पष्ट अंतर करते हुए दोनों को समझाया है, राइट? कि किस प्रकार से स्थान के आधार पर किसी का नाम ऐसा ऐसा गुर्जर पड़ा क्योंकि गुर्जर देश से आता था, और किस प्रकार से जन्म के आधार पर लीनियज है, एंसेस्ट्री है, उसके आधार पर किसी का नाम कैसे पड़ता है। तो दोनों के उदाहरण मिलते हैं। तो इसके बाद में अगर किसी के मन में पूर्वाग्रह नहीं है, बायस नहीं है, तो वो समझ जाएंगे कि सही स्थिति क्या है। और लाइक आई सेड, सच जो है वो इन सब दावों के विपरीत है। एक तो गुर्जर शब्द की व्याख्या जाति सूचक न होकर स्थान सूचक रही है हमेशा। दूसरा, गुर्जर देश में मूल रूप से राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र आते थे। तो ऐतिहासिक स्रोतों में गुर्जर उन लोगों को कहा गया है जो कि गुर्जर देश के निवासी थे। तो गुर्जर देश से बाहर जब ये लोग जाते थे, तो बाहर इन लोगों को फिर आमतौर पर गुर्जर शब्द से पहचाना जाता था, बिकॉज ऑफ दैट ज्योग्राफी। जैसे अगर यूएस से आने वाला कोई व्यक्ति फ्रॉम फ्रॉम अमेरिका, वो बाहर आएगा, तो बाहर के देशों में फिर उसे आप अमरीकी कहेंगे, कॉल हिम एन अमेरिकन, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी ही कम्स फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। या सो आई विल नाउ टेक सम लेटर एग्जांपल्स। अब बात आ जाती है जो आज गुजर जाती है। ठीक है, आज जिन्हें हम गुजर जाति का कहते हैं, वो गुजर जाति जब अस्तित्व में आ गई थी, उसके बहुत बाद भी, सदियों बाद भी, इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि शब्दों का अर्थ क्या है। देयर वाज नो ऑब्फुस्केशन, नो कंफ्यूजन। ऑल दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 100 years only। तो उदाहरण के लिए मैं अगर आप पहला ये जो स्क्रीनशॉट है इमेज, इसको देखें तो 1879 ईस्वी, 1879 एडी, उस समय का राजपूताना गजेटियर है। वहाँ कहा जाता है कि मारवाड़ में, विच इज अ ज्योग्राफिकल एरिया, वहाँ पर गुजर शब्द का अर्थ होता है गुजरात क्षेत्र। इट डिनोट्स ज्योग्राफी नोन एज गुजरात। ठीक है, उसी तरह से ये जो नीचे दिया गया है, ये बॉम्बे गजेटियर है, 1883 एडी। ये बताता है कि
बम्बई और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था, उसमें बाहर से आए जो अ, बनिए या वाणिज्य जिसको कहते हैं, उस समय वणिक से बनिए बना धीरे धीरे। तो वो जो व्यापारी लोग थे, वो अपने मूल स्थान से जाने जाते थे, आइडेंटिटी बेस्ड ऑन देयर नेटिव प्लेसेस। जैसे कि, और उदाहरण दिया गया है, गुजरात से आए व्यापारी को गुजर वाणी कहा जाता था। ठीक है। और मारवाड़ से आए व्यापारी को फिर आप मारवाड़ वाणी कहते थे। अब इसी प्रकार से गुर्जर ब्राह्मण, गुर्जर ओसवाल और बहुत से आपको जाति संप्रदाय मिल जाते हैं जिनके लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग होता है। तो इन सभी लोगों को अ, ये जो कॉग्नोमेन मिला है, ये इट्स बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी। और इनमें से किसी का भी जो ये गुर्जर जाति है, उनसे कोई पारंपरिक या अनुवांशिक जेनेलॉजिकल रिलेशन नहीं है। None of them has any traditional ties of genealogy or matrimony with the Gujar caste. पर ये हुए ब्रिटिशकालीन ग्रंथ। ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे कि विषय की गहराई में जाने के लिए अब हम बिल्कुल पीछे से आएंगे, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और फिर हम गहराई में जाकर सेंचुरी बाय सेंचुरी साक्ष्य देखेंगे। ठीक है। और पंचतंत्र के बाद गुर्जर शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख आता है, राइट आफ्टर पंचतंत्र, जो सेकंड आप कह सकते हैं, वो मिलता है 7th सेंचुरी एडी से। तो अगले अंक में हम वहाँ से बात करेंगे, एंड देयर इज अ लॉट मोर कमिंग अप इन द नेक्स्ट पार्ट्स। और बेसिकली हमने अभी इस प्रोपेगेंडा की आंतें उघाड़ना शुरू किया बस। ठीक है। तो वी हैव अ लॉट टू कवर, और कोशिश होगी कि अगला भाग भी कुछ ही दिनों में रिलीज हो जाए। पर तब तक के लिए आपकी अनुमति चाहूँगा। प्रणाम।